नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं मैं आपके साथ ऋतिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। नतीजों के बीच अखिलेश यादव बोले, अब असली संघर्ष शुरू हुआ है। सीएम योगी ने पीएम को जीत का श्रेय दिया। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। सूची की कानपुर की सीसामऊ और करहल सीट पर सपा ने जीत दर्ज की है। भाजपा ने गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, मीरापुर सीट पर जीत दर्ज कर ली है। भाजपा ने मुरादाबाद की कुंदर की, कटेहरी और मझवा सीट पर बढ़त बना रखी है। झारखंड में इंडिया ने जादुई आंकड़ा पार कर दिया है। जेएमएम ने जीती है 11 सीटें, 23 पर हैं आगे। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नीत गठबंधन सरकार की विदाई के बाद नई सरकार बनेगी या वे वापसी करेंगे, इस सवाल का जवाब आज मतगणना के बाद मिल जाएगा। हालांकि दोपहर होते होते 81 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत मिलने की तस्वीर साफ हो गई है। कई सीटों के परिणाम भी आ गए हैं। टुंडी सीट पर भाजपा प्रत्याशी की हार। टुंडी सीट पर झामुमो प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो ने 25,000 वोट से जीत हासिल की है। शराब पर बनने वाले गानों पर क्यों लगी रोक? बहस का हिस्सा बने बादशाह दिलजीत को दिया समर्थन। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ अपने दिल-लुमिनाती दौरे पर हैं। हाल ही में उन्होंने अपने हैदराबाद कॉन्सर्ट में पहले सुर्खियां बटोरी। दरअसल गायक को तेलंगाना सरकार ने कानूनी नोटिस जारी किया था। इसमें उन्हें कॉन्सर्ट के दौरान शराब, ड्रग्स या हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने नहीं गाने की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद से ही शराब थीम वाले गानों को लेकर बहस चल रही है। वहीं अब रैपर बादशाह भी इस बहस का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने इस मामले में दिलजीत दोसांझ को अपना समर्थन दिया है। झांसी कांड की रिपोर्ट दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। 15 नवंबर की रात हुआ था यह दर्दनाक हादसा। झांसी मेडिकल कॉलेज की जांच रिपोर्ट दाखिल करने की शनिवार को अंतिम तिथि है। ऐसे में शुक्रवार देर शाम तक जांच कमेटी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में जुटी रही। झांसी में बच्चों की मौत के बाद चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक किंजल सिंह के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई थी। 16 नवंबर को गठित कमेटी को 7 दिन में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था। कमेटी 2 दिन झांसी में रहकर तहकीकात की। बृहस्पतिवार को कमेटी के सदस्यों ने झांसी में मिले विभिन्न पहलुओं पर रिपोर्ट तैयार करना शुरू किया था। अस्पतालों में आपदा प्रबंधन के नियमों का भी अध्ययन किया गया। उम्मीद थी कि कमेटी शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट शासक को भेज देगी, लेकिन देर शाम तक कमेटी के सदस्य रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में जुटे रहे। ऐसे में अब कमेटी के सामने सिर्फ 1 दिन का समय बचा है। न्यायाधीश भी इंसानी होते हैं। हाईकोर्ट की आलोचना के खिलाफ सत्र न्यायाधीश की याचिका स्वीकार। पीठ ने कहा कि गलतियां करना मानवीय स्वभाव है। हमारे देश की लगभग सभी अदालतें अत्यधिक बोझ में दबी हुई हैं। न्यायाधीश तनाव में काम करते हैं और हर न्यायाधीश से, चाहे वह किसी भी पद या स्थिति का क्यों न हो, गलतियां करने की संभावना होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीश भी मनुष्य हैं और उनमें से भी गलतियां हो सकती हैं। इसलिए न्यायाधीशों की व्यक्तिगत आलोचना या निर्णयों में न्यायाधीशों के आचरण पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस असनानुद्दीन अमानुल्ला और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनू अग्निहोत्री की अपील स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की। सीएम पद पर फंसेगा पेंच, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि दोबारा एक नाथ या अब की बार देवेंद्र फिर सर आएंगे। बीजेपी के लिए नतीजों के क्या है मायने? महायुति को बहुमत मिलने के साथ ही देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के पोस्टर महाराष्ट्र में जगह जगह लग गए हैं। फडणवीस को बधाई भी मिल रही है। हालांकि फडणवीस के साथ ही एकनाथ शिंदे भी सीएम पद के लिए मजबूत दावेदार हैं। खासकर उनके नेतृत्व में महायुति की सरकार जिस तरह से सत्ता में वापसी करती दिख रही है, उससे भी एकनाथ शिंदे का दावा मजबूत हो गया है। वृद्ध दंपत्ति को बंधक बनाकर लूटने वाले दोनों आरोपी हुए गिरफ्तार। 1 किलो सोना और नकदी ले उड़े थे चोर। जालौर की सायला पुलिस ने घर के बाहर सो रहे वृद्ध दंपत्ति को बंधक बनाकर
लूट की वारदात करने वाले 2 छात्र आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 12 नवंबर की रात घर में घुसकर वृद्ध दंपत्ति को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस उक्त वारदात सहित अन्य वारदातों के संबंध में भी आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने 12-13 नवंबर की मध्य रात्रि में खेत के पर घर के बाहर सो रहे दंपत्ति को बंधक बनाकर 1.187 किलो सोना और 1 लाख रुपए नकदी चोरी कर लूट की वारदात की थी। एसपी ज्ञानचंद यादव ने बताया कि 13 नवंबर को सायला थाना क्षेत्र के देताकला गांव निवासी भाल राम राजपुरोहित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जिसमें घटना की जानकारी देते हुए रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी। अदानी और भतीजे समेत 8 के प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है अमेरिका। अंतिम फैसला भारतीय अदालत के बाद 2236 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में न्यूयॉर्क की कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अदानी समूह के प्रमुख गौतम अदानी व भतीजे सागर समेत 8 अधिकारियों पर गिरफ्तारी व प्रत्यर्पण का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका के प्रमुख अटॉर्नी ने कहा कि यह मामला काफी आगे बढ़ सकता है। आरोपियों की गिरफ्तारी व प्रत्यर्पण की कोशिशें भी की जा सकती हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यालय व्हाइट हाउस ने कहा कि भारत के साथ उसके रिश्ते मजबूत नींव पर टिके हुए हैं। अमेरिका भारतीय उद्योगपति अदानी पर लगे रिश्वत के आरोपों से उत्पन्न स्थिति से निपटने को लेकर आश्वस्त है। ग्रैब 4 का कार्यान्वयन को देखने के लिए रात को नरेला सिंधु बॉर्डर पहुंचे गोपाल राय, अधिकारियों से की पूछताछ। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आप सरकार दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। ग्रैब 4 लागू होने के साथ ही उन वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जो प्रदूषण फैलाते हैं। आज हमें कई शिकायतें मिली हैं कि उचित जांच के बिना दिल्ली में प्रदूषणकारी वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है, इसलिए मैं इसका निरीक्षण करने के लिए यहाँ आया हूँ। गौरतलब है कि राजधानी में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर श्रेणी की दहलीज पर पहुंच गया है। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन महसूस हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 393 दर्ज किया गया। इसमें गुरुवार के मुकाबले 22 सूचकांक की वृद्धि हुई है। रायपुर दक्षिण का किला बरकरार, भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी ने प्रचंड मतों से जीता, सीएम साफ ने दी बधाई। रायपुर दक्षिण उपचुनाव का परिणाम आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी ने भारी मतों से जीत हासिल की है। परिणाम आने के बाद भाजपा कार्यालय में खुशी की लहर उमड़ पड़ी है। जीत की जश्न मनाया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस जीत के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी भाजपा सरकार के सुशासन पर जनता की मुहर है। हमने प्रदेश में लोकतंत्र के प्रति जनता के भरोसे को बहाल किया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी को सरकार ने महज कुछ महीनों में पूरा करने का काम किया है। यह उनका जनादेश है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मैं इस जीत के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं, चुनाव के प्रभारी श्याम बिहारी जायसवाल, शिवरतन शर्मा, भाजपा के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, पदाधिकारियों एवं पिछले कई दशकों से दक्षिण विधानसभा की सेवा कर रहे सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल को बधाई देता हूं। हमारे प्रत्याशी सुनील सोनी जी को इस पर प्रचंड जीत की बहुत बहुत बधाई। भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल, सीएम योगी ने फिर से दोहराया बटेंगे तो कटेंगे का नारा। यूपी उपचुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ देर में पत्रकार वार्ता में संबोधित किया। इससे पहले भाजपा कार्यालय में पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सीएम का स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत पर मतदाताओं के प्रति आभार जताया। उन्होंने विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी। एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे नारे को दोहराया। केरल की वायनाड सीट से प्रियंका गांधी ने बनाई बड़ी बढ़त, बीजेपी को दिया झटका। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी 48,239 वोटों से
आगे चल रही हैं। इस सीट से राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की थी। कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। नतीजे आज जारी किए जाएंगे। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस नेता और राहुल की बहन प्रियंका गांधी बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे स्थान पर है, जबकि बीजेपी पिछड़े तीसरे पायदान पर है। वर्तमान समय तक वायनाड से प्रियंका गांधी 48,239 वोटों से आगे चल रही हैं। इस सीट से राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। उन्होंने सीपीआई के उम्मीदवार एनी राजा को 3,64,000 से अधिक वोटों से शिकस्त दी थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड के अलावा उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से भी चुनाव लड़ा था। दोनों सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद राहुल ने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला लिया और यहां से उपचुनाव में प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा गया। दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। यशस्वी और राहुल के दम पर भारत ने ली अब तक 218 रनों की बढ़त। पर्थ में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। यह सीरीज दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है और यह साफ हो जाएगा कि कौन सी टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचेगी। भारत को कम से कम 4 टेस्ट जीतने की जरूरत है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह एक मैच भी ना हारे। भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। पर्थ टेस्ट का दूसरा दिन भारत के नाम रहा। टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 172 रन बना लिए हैं। फिलहाल केएल राहुल 62 रन और यशस्वी जायसवाल 90 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। टीम इंडिया की कुल बढ़त अब तक 218 रनों की हो चुकी है। भारत ने अपनी पहली पारी में 150 रन बनाए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 104 रन पर ही समाप्त हो गई थी। भारत को पहली पारी के आधार पर 46 रन की बढ़त मिली थी। यशस्वी ने अब तक 193 गेंद का सामना किया और अब तक 7 चौके और 2 छक्के लगाए हैं। वहीं राहुल ने अब तक 153 गेंदों का सामना किया है। पीएम मोदी को वैश्विक शांति पुरस्कार मिला। अमेरिका में बने भारतीय अमेरिकी अल्पसंख्यकों के संगठन ने किया ऐलान। अमेरिका में भारतीय अमेरिकियों ने एकजुट होकर एक नया अल्पसंख्यक संगठन लॉन्च किया है। यहाँ मैरीलैंड के स्लिक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार को एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज का उद्घाटन हुआ। इस संगठन का उद्देश्य भारतीय अमेरिकी प्रवासियों में अल्पसंख्यकों को साथ लाना और उनके बेहतर हालात के लिए काम करना है। संगठन के उस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट के सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ AIAM की तरफ से पीएम मोदी को उनके समावेशी विकास और अल्पसंख्यक कल्याण को लेकर की गई कोशिशों के लिए दिया गया है। शरद और उद्धव ने उम्मीदवारों को दिए मंत्र। सीएम पद को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन में एमवीए से अधिक खींचतान। आज का सबसे अहम सवाल है कि देश के दूसरे सबसे बड़े विधानसभा महाराष्ट्र का मुखिया कौन होगा, या फिर इससे बड़ा सवाल ये है कि किस पार्टी का होगा। खैर, इन दोनों सवालों का जवाब आज तो मिल ही जाएगा। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि कुर्सी के लिए जारी लड़ाई में सत्तारूढ़ गठबंधन से ज्यादा खींचतान एमवीए गठबंधन के दलों में दिख रहा है। शायद इसी कारण उम्मीदवारों के लिए नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मतगणना से पहले विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी बेहद सतर्क नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसे हार से ज्यादा खेला होने का डर सता रहा है। ऐसे में चुनाव जीतने वाले विधायकों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने प्रत्याशियों संग ऑनलाइन मीटिंग कर उन्हें चुनाव नतीजे घोषित होते ही तुरंत मुंबई पहुंचने को कहा है। यूपी उपचुनाव में बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है का नारा चला। योगी की आक्रामक छवि से फायदा, ऐसी रही रणनीति।
यूपी की 9 सीटों में हुए उपचुनाव के परिणाम करीब करीब साफ हो गए हैं। भाजपा सहयोगी दलों के साथ 7 सीटों पर निर्णायक बढ़त पर है। चुनाव परिणाम इस बात का साफ इशारा कर रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की आक्रामक छवि, धार्मिक एकजुटता का उनका एजेंडा और जातियों में न बंटने वाली उनकी अपील काम कर गई। वोटरों ने बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अपनी मुहर लगाई। लोकसभा चुनावों के उलट इन चुनावों में भाजपा से छिटका ओबीसी और दलित वर्ग भी उनके साथ आया है। परिणाम बता रहे हैं कि दलितों ने सपा को उस तरह से वोट नहीं दिया जैसे उनसे लोकसभा के चुनावों में वोट किया था। कांग्रेस के इन चुनावों से दूरी भी सपा के लिए नुकसानदेह और भाजपा के लिए फायदेमंद रही। कटेंगे तो बटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया ऐसा नारा है जो यूपी में फूटा और देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। पीएम मोदी द्वारा इसी को एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कहकर बोला गया। यूपी के उपचुनावों के महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे यह बता रहे हैं कि इस नारे ने जमीन तक में काम किया है। पंत पर लग सकती है बड़ी बोली। दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व कप्तान को करेगी रिटेन, अर्शदीप पर भी होगी नजर। 2025 आईपीएल 2025 के लिए उन्होंने आने वाली मेगा नीलामी में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पर सभी की नजरें होंगी। पंत ने दिसंबर 2022 में कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद आईपीएल 2024 से मैदान पर वापसी की थी और दिल्ली कैपिटल्स की फिर से कमान संभाली थी। दिल्ली ने हालांकि इस बार उन्हें रिटेन नहीं किया, जिसकी वजह से पंत नीलामी टेबल पर होंगे। पंत का आधार मूल्य 2 करोड़ रुपए है और उन्हें अपनी टीम में शामिल कराने के लिए कई फ्रेंचाइजी जोर लगा सकती हैं। पंत मार्की खिलाड़ी हैं जिनकी बोली सबसे पहले लगती है। आईपीएल की 10 टीमों के पास 641.5 करोड़ रुपए का पर्स है और 204 संभावित चयन होने की बाकी है। ऐसे में सभी की नजरें पंत के नाम पर लगी होंगी। पंजाब किंग्स के पास सर्वाधिक 110.50 करोड़ रुपए का पर्स है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास 83 करोड़ रुपए है। यूपी में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक्सप्रेस वे पर 2 घंटे तक युवक के शव को रौंदते रहे वाहन, खुरच कर पोटली में समेटना पड़ा शव। यूपी के उन्नाव में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर 2 घंटे तक युवक के शव को वाहन रौंदते रहे। शव को सड़क से खुरच कर लाना पड़ा, इसके बाद उसे पोटली में समेटना पड़ा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह 6 बजे एक युवक की किसी वाहन से गिरकर मौत हो गई। करीब 2 घंटे तक कई वाहन शव को रौंदते हुए निकल गए, पर किसी ने भी शव को नहीं देखा। शव को बचाने में कई वाहन लहराए और दुर्घटना का शिकार होते होते बचे। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शव की जगह पर सड़क पर परत ही बची हुई थी, जिसे लकड़ी की पट्टियों से खुरच कर पोटली में भरा गया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बेहटा गुजावर थाना इलाके के शादीपुर गांव में सामने युवक लखनऊ से आगरा जाने वाली लेन पर शुक्रवार करीब 6 बजे लोगों के एक शव देखा था। कनाडा के 10,000 छात्र संकट में पड़ गए। जालसाज एजेंटों ने फंसा दिया, लेटर ऑफ इंटेंट निकले फर्जी। जालसाज एजेंटों ने कॉलेजों व यूनिवर्सिटी के फर्जी LOI और फर्जी ऑफर लेटर का इस्तेमाल कर 10,000 युवाओं को कनाडा स्टडी के लिए पहुंचा दिया। इन विद्यार्थियों में बड़ी संख्या में पंजाब मूल के हैं, जबकि बाकी हरियाणा व गुजरात के अलावा कुछ दिल्ली के भी हैं। कनाडा सरकार के इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है और कई कॉलेज संचालकों पर भी गाज गिरने की संभावना है। जांच की जा रही है उन्होंने दस्तावेजों की पुष्टि के लिए बिना दाखिले क्यों दे दिए। कनाडा के इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा डिपार्टमेंट ने 2024 में स्टूडेंट वीजा के लिए जमा किए गए 10,000 से ज्यादा फर्जी एडमिशन ऑफर लेटर पकड़े हैं। पिछले साल फर्जी एडमिशन लेटर के कई सारे मामले देखने को मिले, जिसके बाद सरकार ने पत्रों की चेकिंग शुरू की। कनाडा की सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन को क्रॉस चेक किया गया। जांच के दौरान 5 लाख में से 93% एप्लीकेशन सही पाए गए, लेकिन 2% एप्लीकेशन में फर्जी दस्तावेज मिले। कई मामले में कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी वीजा के लिए जमा किए गए एडमिशन लेटर की पुष्टि नहीं कर पाए। पिछले साल कनाडा में एक बड़ा फ्रॉड सामने आया था।
कई सारे भारतीय छात्रों को भारत के एक फर्जी कंसल्टेंट ने नकली एडमिशन लेटर के साथ कनाडा भेज दिया था। कनाडा पहुंचने पर जब इस बात का खुलासा हुआ तो छात्रों को वापस भारत भेज दिया गया था। ट्रंप की जीत के बाद एलन मस्क की बढ़ गई है नेटवर्थ, बने सबसे अमीर शख्स। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े डोनर रहे हैं और अब ट्रंप की जीत के बाद टेस्ला का स्टॉक आसमान छू रहा है। एआई कंपनी XAI भी आसमान छू रही है और अरबपति की कुल संपत्ति, उनकी कई कंपनियां उनके बढ़ते राजनीतिक प्रभाव की बदौलत बढ़ रही हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक 22 नवंबर की रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी कुल संपत्ति $340 बिलियन से ज्यादा हो गई है। 5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद एलन मस्क के भाग्य खुल गए हैं। चुनाव के बाद के दिनों में निवेशकों ने एलन पर भरोसा जताया और टेस्ला के शेयर की कीमत में 40% तक उछाल देखा गया है। शुक्रवार को बाजार बंद होने तक मस्क की कुल संपत्ति रिकॉर्ड $321.7 बिलियन पर पहुंच गई थी, जो 3.5 साल में सबसे ज्यादा उच्चतम स्तर पर है। उनकी वर्तमान कुल संपत्ति का रिकॉर्ड $347.8 बिलियन होने का अनुमान है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक एलन मस्क की एआई कंपनी XAI की वर्थ हाल के हफ्तों में 2 गुना से ज्यादा बढ़कर $50 बिलियन हो गई है। कंपनी में मस्क की 60% हिस्सेदारी ने उनकी संपत्ति में $13 बिलियन और उससे ज्यादा का इजाफा किया है। इस कंपनी को चुनाव के बाद $70 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन, आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।